everyone. Welcome to all in next class. Today we will study about the disease. Okay? डिजीज जो है आपका दो वर्ड से मिलकर के बना होता है. एक होता है डिस और एक होता है ईज. ईज मतलब होता है आराम, इजी. तो आराम को जो डिस मतलब जो आराम को, डिस का मतलब जहाँ पे डिस लग जाए उसका मतलब होता है खराब, जो आराम को खराब कर दे, यानी कि जहाँ पे कंफर्टेबल हमारा जो बॉडी का है वो उसको डिस कर दे, वो मतलब अनकंफर्टेबल कर दे, तो उसी को हम बोलते हैं डिजीज. तो इसलिए डिजीज का मतलब होता है नॉट कंफर्टेबल, यानी कि हम कंफर्टेबल नहीं है, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, हमें जो है किसी तरह की कोई बॉडी में तकलीफ है, तो इसका मतलब कि हमें कोई डिजीज है या हम बीमार हैं. इट इज कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट्स और द होल बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो बॉडी होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता. जनरली डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल. अब डिजीज जो है आपकी दो काइंड्स की होती हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे. ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास आउट हो जाती है, पास आउट नहीं होती, मतलब अगर एक पर्सन को हुई है और उस पर्सन के साथ में कोई और पर्सन है और उसको वो डिजीज नहीं होती है, यानी कि एक व्यक्ति को हुआ है और दूसरे व्यक्ति जब उससे बात करता है, सब उसके साथ रहता है, परंतु उससे नहीं होता है वो डिजीज, तो इस तरह की डिजीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. यानी ऐसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न पहुंचे, उसे हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है. Some of the non-communicable disease can be due to the deficiency of nutrients in our food. अब बात ये आती है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, यानी कि जो डिजीज ट्रांसफ़र नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो आखिर ये डिजीज होती कैसे है, इस डिजीज का होने का रीज़न क्या है. तो जो सबसे पहला रीज़न होता है वो होता है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट. यानी कि अगर हमारे बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी पड़ जाती है, न्यूट्रिएंट की कमी से जो डिजीज़ होती है से भी जो है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है. अब आप बोलोगे सर ये न्यूट्रिएंट क्या है, तो न्यूट्रिएंट जो है आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट जो होता है वो कुछ हम जो फूड ईट करते हैं तो उस फूड में कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट होते हैं, 5 काइंड्स के न्यूट्रिएंट होते हैं. ठीक है, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी जो वेस्ट होता है वो हमारे बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं. ठीक है. अब जो डिजीज न्यूट्रिएंट की कमी से होती है उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. क्या बोलते हैं उसको, माल न्यूट्रिशन. तो अभी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये माल न्यूट्रिशन क्या चीज़ है. तो अब आप शायद बता पाओगे कि माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी, यानी कि हमारे बॉडी में पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. ठीक है. यहाँ से एक बात ये क्लियर हो गई कि हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उसमें कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो माल न्यूट्रिशन की वजह से हो जाती हैं. ठीक है. सम डिफिशियंसी डिजीज आर मेंशन्ड ऑन द टेबल ऑन पेज नंबर 52. पेज नंबर 52 पे जो टेबल बनाया गया है उसमें जो है आपको उन डिजीज़ के नेम दिए गए हैं जो कि माल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं. ठीक है.
deficiency disease can be cured by providing the nutrient in which the patient is deficient. अब इसमें क्या होता है कि अब जो इस तरह की जो डिजीज़ होती है जो माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, तो उसमें पहले पता किया जाता है कि व्यक्ति को, पर्सन को जो डिजीज़ हुई है वो किस न्यूट्रिएंट की कमी से हुई है। तो डॉक्टर्स इसको चेक करते हैं, ब्लड के माध्यम से ब्लड का सैंपल लेते हैं, ब्लड को टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि उसे किस जो है कौन से विटामिन की, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी हुई है, और उसके बाद उस व्यक्ति को वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, फिर आपका आता है सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर केस्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब देखो होता क्या है कि सारे जो डिजीज़ होते हैं वो सभी डिजीज़ जो है आपके माल न्यूट्रिशन की वजह से तो होते नहीं हैं। कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो माल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं और कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से भी ये डिजीज़ हो जाती हैं। जैसे फ्यूम्स फॉर कार्स एंड फैक्ट्रीज, कार और फैक्ट्री से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, कैन केज डिजीज ऑफ द लंग्स एंड हार्ट, इनसे हमें लंग और हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन ऑल्सो बी केस्ड बाई बैड हैबिट्स, और कुछ हमारे अंदर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं कुछ हमारी गलत आदतों की वजह से होती हैं। अब आप बोलोगे सर हमारी कौन सी गलत आदतें हैं जो इस तरह की जो है डिजीज हो सकती हैं। जैसे स्मोकिंग इज अ मेजर केसेस ऑफ हार्ट एंड ब्लड डिजीज। आपने देखा होगा भाई बहुत सारे लोग होते हैं स्मोक करते हैं और टोबैको ईट करते हैं, ये सभी चीज़ें जो है ये सभी चीज़ें जो है बैड हैबिट्स में आती हैं, ठीक है, और इसी से जो है बहुत सारे डिजीज आपके होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने पढ़ा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। दूसरा है आपका कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज को स्टार्ट करने से पहले 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि बताओ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है आपको अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उस व्यक्ति को होने के, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के कौन कौन से रीज़न हैं। 2 क्वेश्चन आपका ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज की। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो अब आप सोच रहे हो कि सर ने क्वेश्चन पूछ लिया और अब आगे पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको मैंने क्वेश्चन किया है आपको रियलाइज़ करने के लिए। आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है रियलाइज़ करो, फाइंड आउट करो, ठीक है, और क्लास में मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़। मैंने बताया था डिजीज़ 2 तरह की होती हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल और एक कम्युनिकेबल। तो आइए जान लेते हैं कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। ये डिजीज़ ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति को अगर हो जाए तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाती है। अगर दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के कांटेक्ट में रहता है तो उसे भी हो जाती है। इसी को, चूँकि ये जो डिजीज़ है ना कम्युनिकेट करती हैं, एक व्यक्ति को हो गया तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल, ठीक है ना। कम्युनिकेबल का मतलब होता है संपर्क स्थापित करना, यानी कि अगर ये संपर्क, इनका जो है संपर्क बहुत बढ़िया होता है, इनका व्यवहार बहुत बढ़िया होता है। अगर एक व्यक्ति को हुआ तो बहुत इनका व्यवहार इतना बढ़िया होता है कि अगर इनसे कोई भी व्यक्ति होगा तो बड़े जल्दी उससे घुल मिल जाती हैं, ये तुरंत उसको हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसलिए इनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। अब इनको होने का रीज़न क्या होता है, देखो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये आप जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो कुछ स्टूडेंट होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे भी जीव होते हैं जो दिखाई ही नहीं देते हैं। अब आप बोलोगे सर जब दिखाई नहीं देते हैं तो होते कैसे हैं। एक्चुअली दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनका शेप और साइज़ इतना छोटा होता है कि वो आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन
उन्हीं, और फिर आप बोलोगे सर वो जब दिखाई नहीं देते तो फिर कैसे हम उसे जानते हैं, फिर कैसे जो है समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि उसको दिखाई तो देते हैं, लेकिन ऐसे आप देखोगे तो खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगे। तो फिर दिखाई कैसे देंगे? दिखाई देंगे आपको माइक्रोस्कोप से। अब सर आप बोलोगे सर ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो उनके पास ना ये एक ऐसा जो है एक सिस्टम होता है, यहाँ पे लेंस लगे होते हैं और यहाँ से उससे जो है देखा जाता है। इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। इन्हीं माइक्रोस्कोप से वो सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं। चूंकि इन जीवों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं इसलिए इसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें सर आप बोलोगे सर इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसमें देखो आते हैं आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एक होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और एक प्रोटोजोआ भी होता है। तो ये कुछ आते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये प्रेजेंट इन एयर, ये हवा में होते हैं, हवा में होते हैं लेकिन आपको दिखाई तो देंगे नहीं, या फिर आपके फूड में होंगे या फिर आपके वाटर में होंगे। एयर, वाटर एंड फूड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये शायद आपको दिखाई देगा। दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब होता है कि इन्हें आप खुली आंखों से नहीं देख पाओगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं नेक्ड आइज। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। द अनकवर्ड फूड और वाटर में कंटेन देम। अब होता क्या है कि हम लोग जो है कभी होता है क्या है, जैसे खाना वगैरह बनाए या फिर जो है खाने के लिए खाना आपको निकाला गया और आप जो है खाना जो है आप रख के कहीं चले गए, बोले कि मैं 5 मिनट बाद आऊँगा, 5 मिनट बाद खाऊंगा। तब तक क्या होता है कि उस पर जो फ्लाइज, मक्खियाँ होती हैं ना, वो गंदी चीज़ों में बैठती हैं, फिर वहाँ से उठ के आएंगी आपके फूड पे बैठ जाएंगी, और जब इस तरह से आती हैं तो वो अपने साथ जर्म्स, बैक्टीरिया लेकर के आ जाती हैं और आपका जो फूड है वो ख़राब हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? आपके वाटर पे होते हैं, एयर पे होते हैं और फूड होते हैं। द अनकवर्ड फूड और वाटर में कंटेन देम। तो जो अनकवर्ड मतलब जो फूड और वाटर कवर्ड नहीं होता है उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। दिस डिजीज केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स केज कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें हम जर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म्स। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया कि सर ये जर्म्स क्या हैं? तो जर्म्स वही हैं जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उन्हीं को हम जर्म्स बोलते हैं। तो जर्म्स में कौन कौन से आते हैं? वही बैक्टीरिया आएंगे, फंगी आएंगे, वायरस आएंगे, ठीक है ना। सर्टेन फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ऑल्सो स्प्रेड सम डिजीज। अब आप बोलोगे सर ये डिजीज आखिर फैलते कैसे हैं? तो वो फैलते हैं जो है मॉस्किटो की वजह से और फ्लाइज की वजह से, ठीक है। द फ्लाइज सिट ऑन डर्टी प्लेसेस। जो फ्लाइज होती हैं वो डर्टी, गंदे प्लेसों में बैठती हैं, फिर वहाँ से उड़ के आपके भोजन पे और आपके वाटर में बैठ जाती हैं और जर्म्स को वहाँ पे छोड़ देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उनके जो है कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे। पहला है कॉलरा, ठीक है। अब आप जान लो भाई कॉलरा क्या है। कॉलरा क्या होता है? इसमें जो है आपका उल्टी और दस्त वाली जो है सिचुएशन हो जाती है। ये होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से। अब कॉलरा भी होता कैसे है? तो फूड, वाटर और फ्लाइज, भोजन से, वाटर से और फ्लाइज से, मक्खियों से, ठीक है। दूसरा है टाइफाइड। टाइफाइड भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इसका रीज़न क्या है? फूड एंड वाटर। टाइफाइड में होता है फीवर आ जाता है, ठीक है, और ये जो है आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर है पोलियो। ये किससे होता है? ये होता है वायरस से।
ये सर ये वायरस कहाँ से आता है? ये आता है एयर से। मलेरिया, मलेरिया जो डिजीज़ होता है वो किससे होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? एक जर्म्स है, ठीक है। अब ये प्रोटोजोआ को सर ये लाने ले जाने का काम कौन करता है? ये मॉस्कीटो करते हैं। मॉस्कीटो के ब्लड के अंदर प्रोटोजोआ होता है। जब वो आपका ब्लड सक करते हैं तो प्रोटोजोआ भी वहीं पे छोड़ देते हैं ये। फिर आता है डिजेंट्री, ये भी सर प्रोटोजोआ की वजह से होता है। कैसे होता है? फूड और वाटर की वजह से, ठीक है। जॉन्डिस, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है और पॉल्यूटेड वाटर की वजह से हो जाता है ये। फिर ऐसे ही आता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर टैप वॉर्म और राउंड वॉर्म एक तरह के जो है इंसेक्ट होते हैं, जो है टैप वॉर्म और राउंड वॉर्म। ये फूड वाटर एंड सॉइल की वजह से हो जाते हैं, मतलब गंदा फूड या वाटर या फिर सॉइल अगर कहीं चला जाए तो इनकी वजह से हो जाते हैं ये। फिर आता है डेंगू फीवर, ये भी वायरस की वजह से। कहाँ पे ये वायरस होते हैं सर? एयर में। एड्स, ये वायरस की वजह से होते हैं। ये सर वायरस कैसे एंट्री करते हैं हमारे बॉडी में? तो ये आपकी बॉडी में एंट्री करते हैं अगर आपको इन्फेक्टेड सिरिंज लगा दिया जाए, ठीक है, या इन्फेक्टेड ब्लड आपको चढ़ा दिया जाए, या फ्रॉम एक्सपेक्टिंग मदर टू हर बेबी, या माँ से किसी बच्चे को भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या फिर अगर हम फिजिकली कांटेक्ट में रहते हैं किसी जो है किसी के और उस व्यक्ति को हुआ है तो उससे भी हमारा जो है एड्स ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जानकारी। थोड़ा और इसमें जान लेते हैं। डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, whooping cough, tuberculosis यानी कि टीबी और स्किन डिजीज आर केस्ड बाय द कॉन्टैक्ट विथ अ सिक पर्सन थ्रू स्नीजिंग, कफिंग और बाय यूजिंग थिंग ऑफ सिक पीपल। देखो कुछ डिजीज जैसे यहाँ दिया गया है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल, नाम याद कर लो। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, whooping cough, ट्यूबरकुलोसिस या स्किन की जो कुछ डिजीज होते हैं, ये अगर किसी व्यक्ति को हुई हैं और आप उनके संपर्क में रहते हो, हाथ मिलाते हो, उनकी चीज़ों को यूज करते हो और अगर वो छींक देते हैं, ठीक है, तो या वो उनको खांसी आती है तो भैया उन लोगों से दूर रहो आप, ठीक है, क्योंकि अगर उनको ये चीज़ें हैं, ये सभी बीमारियां हैं तो ये आपको भी हो सकती हैं। तो आप कैसे बच सकते हो? उनके सामानों को यूज़ मत करो। वो अगर कहीं छींकते हैं, खांसते तो भैया बोलोगे सर भैया मुंह पे हाथ रख लो या दूर हो जाओ, ठीक है। यही है बचाव का तरीका, ठीक है। अब हम जानेंगे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। हम इन कम्युनिकेबल डिजीज से बचें कैसे, कैसे हम अपने आप को बचाएं। अब देखो होता क्या है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है ना वो जर्म्स की वजह से होता है। तो आप क्या करोगे? सो इट इज नेसेसरी टू चेक द ग्रोथ ऑफ जर्म्स बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो भाई ये जर्म्स की वजह से अगर होता है तो हमें क्या करना होगा? जर्म्स से बचना होगा। अब जर्म्स से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो आपको कुछ यहाँ पे तरीके दिए गए हैं। पहला कि हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड, अपने हाउस को डिसइंफेक्टेड करो। अब आप बोलोगे सर हम अपने हाउस को डिसइंफेक्टेड कैसे करें? इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन एंड ओपन स्पेस। पहले तो आपके घरों में वेंटिलेशन होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये वेंटिलेशन किस चिड़िया का नाम है? वेंटिलेशन देखो होता क्या है कि आपके घरों में वेंटिलेशन के लिए होता क्या है, डोर और विंडोज होते हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि बाहर की शुद्ध हवा आपके घरों तक पहुँचे, हवा और रोशनी दोनों पहुँचे, उसी को बोलते हैं वेंटिलेशन। तो आप अपने घरों में वेंटिलेशन की जो है व्यवस्था करें। दिन में अपने दरवाज़ों और खिड़कियों को ओपन रखें, हाँ, और जब सूर्य की रोशनी आती है, सनरेज आती है, तो उस समय अपने विंडोज़ को, डोर को ओपन रखें। और थोड़ी सी हो सके तो थोड़ा सा 10-5 मिनट जो है अपने बॉडी को धूप में रखें। उससे भी जो है आपकी बॉडी जो होती है वो डिसइंफेक्ट हो जाती है। और जब सनलाइट आपके घरों में पहुंचती है तो उससे भी जो है आपके जो घर होते हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्ट का मतलब होता है आपके घरों में जो जर्म्स हैं उसको सनलाइट खत्म कर देती है। ड्रिंकिंग वाटर
अच्छा, एक चीज़ और, आप बोलोगे सर क्या केवल सनलाइट के आने से जो है डिसइंफेक्ट हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अगर आपके फर्श पे जैसे बाथरूम वगैरह है तो वहाँ पे हो सकता है सनलाइट ना पहुँचती हो, तो उसके लिए क्या करोगे, वहाँ उसके लिए जो है कुछ आपके जो है जैसे सैनिटाइज़र वगैरह है, या कुछ जो है आपके डेटॉल्स वगैरह है या फिनाइल्स वगैरह है वो आते हैं, कुछ ब्लीचिंग पाउडर्स भी आते हैं, तो उनका घोल बना करके आप उसको वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया अपने हाउस को डिसइंफेक्ट करने का। दूसरा तरीका है, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर। जो आप वाटर ड्रिंक करते हो वो क्लीन होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। वाटर प्यूरिफाइज और फिल्टर शुड बी यूज्ड टू क्लीन द वाटर। अब आप बोलोगे सर ये वाटर प्योर है या क्लीन है, इसकी क्या गारंटी है? तो इसके लिए क्या करो कि वाटर प्यूरिफायर लगाओ, मतलब वाटर एक प्यूरिफायर आता है, फिल्टर्स आते हैं, उसका आप यूज करिए। ठीक है, वाटर को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है जो है तरीका, वो भी जान लेते हैं। द एरिया अराउंड, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ, द एरिया अराउंड योर होम शुड बी नीट एंड क्लीन। तीसरा जो तरीका है कि आपके घर के पास जो एरिया होती है ना, उसे आप साफ सुथरा रखें, ताकि दैट नाइदर फ्लाइज नॉर मॉस्किटो कैन ब्रीड देयर, ताकि आपके घरों के आसपास जो मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, वो अपनी संख्या न बढ़ा सके, क्योंकि मॉस्किटोज और फ्लाइज जो संख्या वहीं बढ़ाते हैं जहाँ गंदगी होती है, क्योंकि उन्हें गंदगी से बड़ा प्यार होता है। ठीक है, गंदगी हमारे लिए नर्क है और उनके लिए क्या है, स्वर्ग है। ठीक है, वाटर शुड बी नॉट स्टैग्नेट इन puddles around the home। दूसरा चीज़ है, वाटर शुड नॉट बी स्टैग्नेट इन puddles around the home। ड्रेन्स शुड बी kept covered। दूसरा तरीका है कि आपके घर के आसपास जो वाटर है ना, उसको जहाँ तहाँ गिराओ नहीं, या कहीं अगर वाटर भरा है तो उसको खाली करो, तुरंत वहाँ पे सूखा रखो, क्योंकि ये जो जर्म्स होते हैं ना, ये मॉइस्ट एरिया खोजते हैं, इनको नमी से बड़ा प्यार होता है। अगर कहीं नमी है तो वहाँ ये तुरंत जो है अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे। और जो ड्रेनेज है, मतलब जो कहीं आपके पानी और जहाँ से निकलता है, जो नालियाँ वगैरह है ना, उन्हें आप हमेशा कवर्ड रखें, ढक कर रखें, क्योंकि खोलेंगे तो ये वहाँ से बाहर आ जाएंगे। और ड्रेनेज को हमेशा साफ रखें, मतलब ऐसा रखें कि वहाँ से पानी तुरंत निकल जाए। ठीक है ना, वो ड्रेनेज आपका ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड प्रॉपरली अगेंस्ट डिजीज। बच्चों को हमेशा वैक्सीनेटेड रखें। अब आप बोलोगे सर ये वैक्सीनेटेड क्या है? एक्चुअली होता क्या है कि डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट में लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो वैक्सीन बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये वैक्सीन किस चिड़िया का नाम है? तो एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी इम्यून सिस्टम होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि हमारे बॉडी में जो है, गॉड ने हमारी बॉडी को जर्म्स से लड़ने के लिए क्या किए है, मतलब हमारे बॉडी में सैनिक होते हैं, ऐसे समझो। हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑलरेडी सैनिक होते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर एक सेना होती है जो दुश्मनों से, यानी कि डिजीज, दुश्मन कौन? डिजीज, बीमारियों यानी कि जर्म्स, उनसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहती है। अब होता क्या है, कभी कभी किसी बॉडी का जब इम्यून सिस्टम जब अच्छा होता है तो उनकी सेना जो है ना मजबूत होती है, तो वो डिजीज यानी कि जर्म्स को हरा देती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी का वो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, यानी कि उनके बॉडी की जो सेना है वो कमज़ोर पड़ जाती है डिजीज़ से, डिजीज़ को हरा नहीं पाती है, तब वो डिजीज़ आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप जो है बीमार पड़ जाते हो। तो उस सेना को मजबूत करने के लिए, आपके बॉडी के अंदर जो सेना है उसे मजबूत करने के लिए डॉक्टर्स जो है वैक्सीन बनाते हैं। तो जब आप वैक्सीन ले लेते हो तो आपके अंदर की जो सेना है वो
जो डिजीज से लड़ने वाली जो सेना है, इम्यून सिस्टम है, इम्यून पावर है, वो मजबूत हो जाता है, उसके अंदर ताकत आ जाती है। और फिर वो धड़ाधड़ जो है, जो डिजीज़ के जर्म वाले जो जर्म्स होते हैं उनको धड़ाधड़ जो है मारना पीटना शुरू कर देती है और मार पीट के भगा देती है, ठीक है। और आप जो है हेल्दी रहते हो। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन की जो जितनी भी डोज होती हैं उन्हें देना चाहिए, उसी को बोलते हैं वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो सर आप बोलोगे सर कौन कौन सी डिजीज़ की वैक्सीन होती हैं, तो देखो होता है कि जैसे टीबी हो गया, डिफ्थेरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं जिसका हम लोग बच्चों को जो